भारत भूटान संबंध। किस ग्रह पे है भूटान? कहाँ है? कितने लोग गए हैं भूटान? बहुत बढ़िया। जा नहीं पाए, फोटो देखा है। चलिए, आप भारत भूटान संबंधों का बस महत्व अगर जानना हो एक लाइन में तो इतना जान लीजिए कि जिस दिन दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां थी। क्यों चुनौतियां थी उस बात को समझिए। क्योंकि बहुत वर्षों बाद टेरर मॉड्यूल जो पूरा काम कर रहा है और ये जो टेररिस्ट हैं वो अपने सिस्टम को जम्मू कश्मीर या उसके आसपास के क्षेत्रों से बाहर निकालकर भारत के दूसरे क्षेत्रों तक ले आए फिर से। ऐसा पहले भी देखा गया था, लेकिन बीच के कुछ वर्षों में ऐसी गतिविधियों में कमी आई थी। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पहले एक दिन बताया था कि डोभाल साहब ने इसको अपने एक उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। डोभाल साहब ने अभी जल्दी ही एक उसमें समिट में एड्रेस करते हुए कहा था कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नक्सलिज्म को तो हमने कंट्रोल किया ही है, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के आसपास तक ही आतंकी गतिविधियों को हमने समेट रखा है। भारत के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार नहीं है, रोक चुके हैं हम। और उनके कहने के 10 दिन बाद ही ये काम हो गया। महत्व क्या सोचिए कि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ, दो अर्थों में ये महत्वपूर्ण था। एक तो जो जम्मू कश्मीर से निकलकर यहाँ पहुंचा पीछे कई वर्षों में, दूसरा ये भारत में पिछले कई वर्षों बाद इस तरह का मामला है जिसमें आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ। आत्मघाती आतंकवादी हमला में कहा जाता है, मतलब ये बहुत खतरनाक होता है कि जब ये व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाए कि हम खुद को भी उड़ा देंगे, मार देंगे, और इसके बाद वो इस तरह घटना करने के लिए बाकी में कॉन्स्पिरेसी रचना, किसी दूसरे से घटना अंजाम दिलवाना, कहीं बॉम्ब छोड़ देना, ये सब एक लेवल तक माना जाता है। कोई खुद मरने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। ये अल्ट्रा लेवल होता है ब्रेन वॉश का। जब व्यक्ति को ये समझा दिया जाए कि तुम्हारे जीने से बेहतर जीवन तुम्हारे मरने के बाद मिलेगा, ये भी अपने आप में कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। जीते जी तो मिल नहीं रहा है, मरने के बाद क्या गारंटी है। और जो है ये जब वॉश किया जाता है तो वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें मरना है, और उनके मरने के साथ साथ कई लोग और मर जाते हैं। आप सोच के देखो, इतना खतरनाक ये होता है कि इससे बचना कितना कठिन है। क्योंकि अगर कोई खुद मरने के लिए तैयार हो जाए, आत्मघाती बनने के लिए, तो फिर ये अटैक कर पाना बहुत आसान हो जाते हैं आतंकी। बाहर से बाकी रिसोर्सेस जो है जोड़कर कुछ लोगों को कन्विंस करके ये घटना करवाना, वो जो है बहुत आसान पकड़ना होता है उसको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तैयार हो जाए कि हम आत्मघाती बन जाएंगे, उसको पकड़ना बहुत कठिन होता है। और उसको पहले जान पाना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो कहीं भी खुद फट सकता है चलते चलते, और ऐसे लोग भीड़ उड़ में जाके फट जाते हैं खुद को। तो इससे बचना कठिन था। और ये आत्मघाती हमला भारत में इसके पहले कब हुआ था? सामान्यतः मुंबई में अटैक जो कुछ हुए थे 92-93 के आसपास के, उनमें एक आध घटना ऐसी देखी गई थी, लेकिन वो एकदम ऐसी सुनियोजित नहीं थी। तो भारत में ये प्रचलन नया दिखा, तो ये खास था हमारे सामने सिक्योरिटी चैलेंज। इन परिस्थितियों में भी चूंकि प्रधानमंत्री की विजिट शेड्यूल थी उसके अगले दिन भूटान जाने की, और उन्होंने उसको कैंसिल नहीं किया और गए। और उन्होंने वहां जाकर ये शब्द यहीं से अपने भाषण की शुरुआत भी की, इसी बात को कि मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ, और इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो अटैक हुआ है वो आप जानते ही हैं। तो ये क्यों गया है, ये दिखाता है कि हमारे लिए भूटान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम देखेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि देखो, पुराना इतिहास में बहुत पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अभी आपके बहुत काम का नहीं है, यूपीएससी उसके बारे में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। अभी के लिए ये जानेंगे बस खासकर छोटा सा फैक्ट के रूप में कि जो पीएम की अभी की विजिट रही उसमें क्या क्या उपलब्धियां या समझौते दर्ज किए गए। तो पहले ये पॉइंट नोट करेंगे, फिर आएंगे हम संबंधों के थोड़े से बारे में जानेंगे। और क्यों गए थे प्रधानमंत्री, ये तो कम से कम आपको भी पता होना चाहिए। तो भूटान में क्या क्या नया हुआ उसके कुछ फैक्ट्स नोट कर लीजिए, फिर हम आएंगे क्या क्या संबंधों पर हमको ध्यान रखना है। तो एक
नोट करिए 1020 मेगावाट। 1020 मेगावाट की ये अच्छा है, पुनात सांगछू 2, ध्यान रखना 1 और 2 दो हैं ये, जल विद्युत परियोजना। पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। अब इस परियोजना के बारे में ध्यान रहे, थोड़ा सा यहीं साइड में नोट कर लेना, ये क्या है, दोनों देशों का संयुक्त परियोजना। और संयुक्त परियोजना कहने का मतलब हो गया कि बिजली किसको किसको मिलेगी, एक को या दोनों को। तो बिजली की सब जो है सप्लाई दोनों देशों को होगी। तो इतनी जानकारी इसके बारे में फैक्चुअल रखिएगा। अगला 1200 मेगावाट के पुनात सांगछू 1, 1200 मेगावाट की पुनात सांगछू 1 परियोजना पर फिर से काम शुरू करने की सहमति बनी। फिर से काम शुरू करने की सहमति बनी। अगला पॉइंट, और क्या किया भारत ने, भारत ने भूटान के ऊर्जा क्षेत्र के लिए 4000 करोड़, भारत भूटान के ऊर्जा क्षेत्र के लिए 4000 करोड़ के लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट को सामान्यतः और क्या बोलते हैं, क्या ही लेना देना है आपको ना, रियायती ऋण। 4000 करोड़ के लाइन ऑफ क्रेडिट या रियायती ऋण की घोषणा की गई। बस ध्यान रहे कि एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, किसके लिए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए। और एक चीज खास बात रहे इसमें, ये 4000 करोड़, ये बात मेंशन क्यों इस बार के लिए खास किया है, इसके पहले जो भारत मदद करता था वो सहायता राशि के तौर पर करता था। अब की बार ये जो मदद की गई है वो पहली बार ऋण के रूप में की गई, फ्री का पैसा या सहायता राशि के तौर पर नहीं। तो ये एक लाइन इसके साथ ध्यान रखना कि यह भूटान के विकास के लिए भारत की पहली ऋण सहायता है। इसके पहले सामान्यतः ऋण के रूप में नहीं, सहायता राशि के रूप में दिया जाता था। तो थोड़ा सा और प्रेग्मेटिक हुआ है ये माना जाएगा भारत इस बार। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, हमने अपने यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी हैं, ये बात ध्यान है आपको। जब योजना आयोग पूरे उसमें हमारे यहाँ अस्तित्व में था तो हम क्या करते थे, स्वतंत्रता के वास्ते हम क्या करते थे, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपने विकास का खाका तैयार करते थे। और
जब नई सरकार आई तो उसने योजना आयोग को खत्म करके उस पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया, लेकिन भूटान अभी उस मॉडल को फॉलो करता है, ठीक है। और वहां अभी जो परियोजना चल रही है पंचवर्षीय योजना, वो चल रही है कौन सी, 13वीं पंचवर्षीय योजना। तो नोट कर लेना, भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में भारत द्वारा सहयोग किया जाएगा। क्या क्या सहयोग है, इसके लिए उन्होंने एक घोषणा की है कि हम आपके लिए चलाएंगे एक आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम। एक तो घोषणा की है इसमें पंचवर्षीय में एक आर्थिक विकास कार्यक्रम चलाने की। इसके अलावा एक नोट कर लीजिएगा, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना में सहयोग की घोषणा की गई। आप उस कॉन्सेप्ट से इसको जोड़ के रखिएगा कि एक सूचकांक है प्रसन्नता सूचकांक, उसमें भूटान ऊपर रहता है हमेशा, वहां लोग बहुत दुखी परेशान नहीं है, खुश हैं। और आप इस पूरे सिटी वाली परियोजना को जोड़ पा रहे हैं ना, माइंडफुलनेस। अगला पॉइंट, एक योगदान, ये एक चीज तय हुआ है कि भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों को थिम्फू, थिम्फू क्या है, वहां की कैपिटल, इसको ध्यान रखिएगा। तो थिम्फू में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ले जाया जाएगा। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ले जाया जाएगा। अब थोड़ा सा अलग एक साइड में एक फैक्ट नोट कर लो, ये जो पार्थिव अवशेष है इनके बारे में कि ये कहां से मिले हैं, तो नोट करना, ये मिले हैं 1898 में उत्तर प्रदेश के, 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपराहवा, सिद्धार्थ नगर में एक जगह है, सिद्धार्थ नगर के पिपराहवा क्षेत्र से हुआ था, मिले थे ये अवशेष, ठीक है ना। पिपराहवा को ही आजकल इतिहासकार क्या मानने लगे हैं, प्राचीन कपिल वस्तु का क्षेत्र। कुछ इतिहासकार इसी को क्या मानते हैं कि यही प्राचीन कपिल वस्तु का क्षेत्र था, हालांकि उसको लेकर थोड़ा डिबेट है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, आजकल ये डिप्लोमेसी भारत बहुत कर रहा है, जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं उनमें भारत, या कम से कम कुछ बुद्ध की वहां लोग उपलब्ध हैं, साइट हैं, वहां भारत इनके अवशेषों को अलग अलग जगह से भेजता है अपने किसी मंत्री के माध्यम से। अभी जैसे कुछ दिन पहले रूस में आप देखे होंगे, उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है वो वहां लेके पूरा गए थे प्रदर्शनी के लिए। तो ये एक तरीके की ये डिप्लोमेसी है, क्यों, क्योंकि इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा। ये किसके लिए किया जा रहा है, सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए।
एक चीज और लिखिएगा, सरकार ने घोषणा की है वाराणसी में भूटान को सांस्कृतिक संस्थाओं के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। क्या क्या सांस्कृतिक निर्माण होंगे, ब्रैकेट में चाहना तो लिख लेना, बौद्ध मंदिर, मठ और अतिथि गृह। ठीक है ना। और ये पूरा जो प्रधानमंत्री की विजिट थी वो किस उपलक्ष्य में की गई थी, किस समारोह में, क्या था, किसका जन्मदिन? नोट कर लो, भूटान के चौथे नरेश, भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक, जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन। चलिए, ये सारी थी क्या इस विजिट की उपलब्धियां या योगदान या पूरा। अभी क्यों इतना ही मैं गया, क्योंकि अब इतना जल्दी तो फिर यात्रा होने वाली नहीं है, अभी आपको हो सकता है अगले साल मेंस लिखना पड़े, तब तक के लिए अगर आप इतना फैक्ट ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब नोट कर लीजिए संबंधों पर एक नजर या संबंधों की पृष्ठभूमि, भारत भूटान संबंधों या अवलोकन भी लिख सकते हैं। कुछ कुछ क्षेत्रों में हम उनके संबंध देखेंगे। तो कुछ एक पहला पॉइंट ध्यान रखना, भूटान भारत के लिए क्या है, भारत के संबंध में इसको एक दर्जा दिया गया है विकास सहयोगी देश का। और खास बात क्या है कि ये सबसे प्रमुख, भूटान को भारत दर्जा देता है कि ये हमारा सबसे प्रमुख विकास सहयोगी देश है। और किस संधि से दोनों एक दूसरे से संबंध बेहतरीन लगे रहते हैं, तो ध्यान रखना 1949 की भारत भूटान मैत्री संधि। ये आपको शायद पहले कहीं बताया भी गया होगा यार, क्या था इस संधि में? हा? अच्छा रहेगा संबंध, ठीक है, नोट कर लो। इस संधि के माध्यम से यह तय किया गया कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे ब्रेक कॉमा, लोगों के मुक्त आवागमन, लोगों के मुक्त आवागमन और संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए, और संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए सीमाओं को खुला रखेंगे। ये बहुत खास बात है, ध्यान रखना। नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाएं कैसी हैं? खुली।
सीमाओं को खुला रखेंगे। ठीक, अगला पॉइंट, भूटान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। और खासकर किस क्षेत्र की सुरक्षा का मामला है? चिकन नेक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, कुछ आर्थिक संबंध देखते हैं अगर, तो दोनों के बीच व्यापार की कंडीशन लिख लीजिएगा कि भारत और भूटान के बीच वर्ष 2023-24 में, भारत और भूटान के बीच वर्ष 2023-24 में 1.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। लेकिन यहाँ एक फैक्ट ध्यान रखना, इस आंकड़े में पावर हटा दिया गया है, विद्युत को छोड़कर। $1.7 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, विद्युत को छोड़कर। और भूटान के संबंध में एक चीज फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत उसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। यानी भूटान सबसे ज्यादा बिजनेस करता है तो किसके साथ करता है? भारत के साथ। अब इसमें एक और डेटा लिखो, भूटान में कुल एफडीआई में भूटान में कुल एफडीआई में 55% हिस्सा भारत से जाता है। %55 भारत से। एक और अगला पॉइंट लिखो, भारत भूटान के बीच गेलेफू कोकराझार, नाम ठीक से लिखना, गेलेफू कोकराझार और बानरहाट समत्से। बानरहाट भारत में है, समत्से कहाँ है? भूटान में। ये भी ध्यान रखना, ये कहाँ है? इंडिया। ये कहाँ है? भूटान। बानरहाट समत्से रेल विकास परियोजना, रेल विकास परियोजना प्रस्तावित है। तो ये 2 परियोजनाएं रेल की प्रस्तावित हैं भारत के बीच में और वहां के बीच में, एक गेलेफू से कोकराझार और दूसरा बानरहाट से समत्से। अगला पॉइंट, दोनों देश किस धर्म की विरासत को साझा करते हैं? बौद्ध धर्म की विरासत का साझा करते हैं। विरासत साझा करते हैं। ठीक है ना? तो ये इस समय के संबंधों में मुख्य मुख्य बातें हैं। यहाँ आपको अगर इतना पता है तो आपका काम चल जाएगा। आर्थिक क्षेत्र आ गया, कनेक्टिविटी का आ गया और व्यापार का आ गया, प्लस उसके लिए मैत्री और रणनीतिक या पारंपरिक संबंध क्या रहे। लेकिन इधर बीच कुछ चुनौतियां दोनों देशों के बीच देखी जा रही हैं, उनको एक मिनट भाई, उनको भी जानना जरूरी है ताकि आप आगे के डेवलपमेंट को ध्यान में रखें।
अब चलिए देखते हैं चुनाव, इस समय चुनौती में सबसे बड़ी समस्या क्या यही है कि भारत के साथ साथ अब थोड़ा बहुत भूटान में चीन का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये भारत के लिए अच्छी बात है। खासकर समस्या कहाँ हो सकती है, चिकन नेक वाली। और देखिए केवल चिकन नेक की बात ऐसी नहीं है कि संबंधों में किसी का चिकन नेक में कल को हमको मदद चाहिए। बात ये है ना कि अगर चीन के साथ संबंध थोड़े भी बेहतर हुए तो चीन का जो इतिहास रहा है पैसा देकर डेट ट्रैप लेने का, या एक तरीके से ऐसा कोई लाभ धीरे धीरे देने का जिसके बदले हम कोई मदद ले सकें, ये प्लस अगर कोई एक समझौता भी कर ले गया कि कल को अगर भारत और चीन के बीच में कोई विवाद होता है तो उसमें भूटान कोई भी एक तरीके से तटस्थ की भूमिका में रहे तो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि हमें उस चिकन की सुरक्षा में इसके साथ सहयोग स्थापित करना बहुत जरूरी है। और पिछले कुछ समय में देखा गया है, पहले एक चीज क्या अच्छी बात थी कि चीन के साथ उनके राजनयिक या किसी स्तर के संबंध ही नहीं थे, उनसे वो दूरी बना के रखते थे। तो भारत के लिए बड़ा कंफर्टेबल था कि भारत एक मान के चलता था कि उनसे उनकी कन्वर्सेशन ही नहीं है। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है, धीरे धीरे उनके चैनल खुल रहे हैं, धीरे धीरे उनसे आना जाना शुरू हो रहा है, बातचीत हो रही है। और हम ये गलती का सजा एक तरीके से नेपाल में पा चुके हैं। नेपाल में शुरुआती समय में भी यही स्थिति थी, लेकिन जैसे जैसे चीन का इंटरफेरेंस बढ़ा और वहां उसने क्या चालाकी की, वहां देखा कि ये नेपाल गरीब है, उसको दो तरीके से ट्रैप में लिया। एक तो जो वहां की लीडरशिप थी उसको खूब पैसे दिए नेपाल चीन ने। ये आज ये जो जेन जी आंदोलन हुआ उसमें हमने पढ़ा ही था कि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी, वहां की जो लीडरशिप थी, एक समय वो आंदोलन करके आई थी लीडरशिप में। एक समय उसने किसके खिलाफ आंदोलन किया था, राजशाही के खिलाफ। जैसे आज आंदोलन हुआ है ऐसे 80 के दशक में आंदोलन हुए। इस बार जितने नेता कूटे गए हैं इस बार के आंदोलन में वहां, वो सब 80 के आंदोलन के नेता थे। लेकिन हुआ क्या कि चीन ने धीरे धीरे उन सबको करप्ट बना दिया, आर्थिक ऐसे खूब पैसे दिए और फिर उनकी लीडरशिप को अपने पक्ष में झुकाया एक वर्ग को। और दूसरा काम क्या किया, ढेर सारे वहां जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट थे उनको फंडिंग कर दी। इससे क्या हुआ, एक से तो लीडरशिप को साधा और दूसरे फंडिंग इंफ्रा के विकास से पब्लिक में एक सिंपैथी गेन की, और उसके बदले फिर उसने भारत से संबंध धीरे धीरे खराब कराने शुरू कर दिए। तो ये समस्या कल को चीन की यही आदत जो इस तरह के संबंध खराब करने की जो नेपाल में हुई, उसी को लेकर आशंका जताई जा रही है कि शुरू में अभी बहुत धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन कल को यही दिक्कत नेपाल जैसी भूटान से ना आने लगे। ठीक है ना। दूसरी एक जो चुनौती इस समय खास मानी जाती है उसमें है कि भारत भूटान का जो संबंध है, इसमें जो हम सहयोग स्थापित कर रहे हैं, ये सहयोग ज्यादातर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित है। ये भी एक बड़ी चुनौती है। समझिए, हम ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं क्या, हमको ये लगता है कि उनकी सबसे बड़ी जरूरत ऊर्जा है ही, हम वहां सहयोग कर दें वो खुश रहेंगे। जबकि आज आवश्यकता किस बात की है कि अगर आप खुद को एक क्षेत्र तक समेटोगे तो चीन क्या करेगा, अन्य क्षेत्रों में उनकी मदद करेगा। और कौन देश नहीं चाहेगा कि उसके सारे क्षेत्रों का डेवलपमेंट। यही गलती ये सरकार या इसके पहले भी सरकारों ने की, वही गलती हम अभी भी जारी रखे हुए हैं। और अभी आपने देखा, फिर हम जो शुरुआत करें उसमें सबसे पहले क्या देखे, ऊर्जा क्षेत्र की परियोजना। रेल की कनेक्टिविटी का भी जो मामला है वो क्या है, प्रस्तावित, और उसका हम उद्घाटन किसका करके आए हैं, प्रधानमंत्री, ऊर्जा क्षेत्र का। ये एक बड़ी समस्या है इन देशों के संबंध में। तो कहा क्या जा रहा है कि आवश्यकता किस बात की है कि अन्य क्षेत्रों में भी संबंध, अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग का विस्तार किया जाए।
अगला पॉइंट, जितनी योजना हम चला भी रहे हैं, जैसे एक तो है क्या, जल विद्युत परियोजना ज्यादातर, और प्रस्तावित है क्या, रेल परियोजना। मुसीबत क्या है कि इनमें से कोई भी टाइम पे नहीं चल रहा, और नेपाल में यही बात मुद्दा बना था कि भारत जितना हमको मदद भी करता है, परियोजना जितनी उसकी मदद से चल भी रही हैं, वो इतनी विलंब उससे चल रही हैं कि उससे हमें कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं है। और वही गलती यहाँ कि इन सारी परियोजनाएं चल रही हैं क्यों, विलंब से। ये एक नुकसान करने की बात हो सकती है दोनों देशों के संबंधों में। अगला पॉइंट, दोनों देशों के बीच एक समस्या और क्या है, व्यापार असंतुलन। हम वहां सामान भेज तो बहुत रहे हैं, लेकिन वहां से आ कम रहा है, और व्यापार असंतुलन अगर बना रहा तो दिक्कत तो होगी। जैसे हम जिसके साथ व्यापार असंतुलन में हैं, वो ऐसा करता नहीं। अमेरिका की सारी चिंता किस बात की थी, भारत के साथ विवाद में। अमेरिका कहता था कि तुम हमारा सामान खरीदते नहीं हो, अपना भेजते रहते हो। तो ये समस्या वही भूटान को भी कल को हो सकती है कि भाई साहब थोड़ा हमारा भी खरीद लिया करो, और केवल भेजते हो अपने यहाँ से। तो व्यापार असंतुलन भी एक चुनौती है, ठीक है ना। तो अभी भूटान और भारत के रिश्तों में इतनी चीजें जाननी है आपको। और ध्यान रहे कि अभी हमारा जो संबंध है उसमें कोई इशू ऐसा नहीं है बड़ा जिससे कि टकराव हो, लेकिन हमें बचना है क्या, इन जो चुनौतियां हैं इनका समाधान करना होगा। और इसमें मुख्य बात हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल बात है। एक तो परियोजनाएं जितनी हम प्रॉमिस करें उनको क्या कर दें, टाइम पे कर दें। दूसरा, एक तो क्या करें, ऊर्जा सहयोग के दायरे को विस्तार दें, अन्य क्षेत्रों तक ले जाएं, और कोशिश करें कि हमारे संबंध इतना बना बेहतर रहें, भूटान की आवश्यकताएं इतनी पूरी होती रहें कि वहां चीन के लिए स्पेस ना हो। अगर इतना रहा तो बाकी ठीक है। अच्छी बात यह है कि जो वहां की लीडरशिप है, और उससे भी अच्छी बात क्या है कि जो वहां की लीडरशिप है उससे वहां की जनता बहुत खुश है, और वहां की लीडरशिप से हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों और उसके शीर्ष नेताओं से बड़े अच्छे संबंध है। तो अभी फिलहाल कोई बहुत संकट हमारे संबंधों में नहीं है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।